हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा। भाग 1 में हमने पढ़ा कि जूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। जूरी का साला गया उन्हें अपने घर ले जाता है अपने खेतों को जोतने के लिए, लेकिन हीरा और मोती का वहाँ पर मन नहीं लगता। वहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता और खाने के लिए सूखा भूसा ही डाला जाता है। लेकिन भैरों की छोटी लड़की, जिसकी सौतेली माँ उसे बहुत दुख देती है, उसका उन बैलों के साथ आत्मीयता का संबंध बन गया था। वह उन्हें प्रेम से 2 रोटियां खिलाती दोनों थी, दिन भर जिससे जोते उनका जाते, मन डंडे तृप्त खाते, हो जाता था। अड़ते, शाम को पढ़ते हैं थान पर आगे की बांध दिए कहानी। जाते। रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि उस छोटी लड़की द्वारा दी जाने वाली एक एक रोटी से उन दोनों का पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उसके प्यार से उन दोनों में इतनी हिम्मत आ जाती थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों अभी तक बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुए थे, लेकिन उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अर्थात उन दोनों में अभी विद्रोह की भावना बुरी तरह से भर चुकी थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा कहता है कि क्या करना चाहते हो? मोती कहता है कि एकाध को सींगों से उठाकर फेंक दूंगा। हीरा कहता कि लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अब दोनों वहां से भागने का एक उपाय सोचते हैं कि मोटी रस्सी को चबाकर पहले थोड़ा इसको हम कमजोर कर लेते हैं, फिर एक झटके में ये टूट जाएगी, फिर हम यहाँ से भाग लेंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो उन दोनों ने रस्सियां चबानी शुरू कर दी, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब दोनों से रस्सी तो नहीं टूटी, लेकिन वही छोटी लड़की आकर उन दोनों की जो रस्सियां हैं वो खोल दी और वो उनको कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कल ये लोग तुम्हारी नाक में नाथ डाल देंगे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अब मोती वहां खड़ा हो जाता है और पूछता है कि हीरा से अब जा क्यों नहीं रहे हो, चल क्यों नहीं रहे हो? हीरा कहता कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन कल सभी इस अनाथ बच्ची पर ही शक करेंगे कि इसने हमें भगाया है, तो इसको हम इस तरह मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते। अचानक ही वो बालिका चिल्लाती है कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, इन दोनों बैलों को पकड़ो, जल्दी करो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, क्योंकि दोनों गया से बचने के लिए जो भी रास्ता सामने आया उसी रास्ते पर भागने लगे, इसलिए वो अपना परिचित रास्ता तो कहीं पीछे छोड़ आए। अब दोनों राह भूल गए थे। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अर्थात उसका धर्म हमारी सेवा करना भी है। यदि हम उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके खेतों को जोत रहे हैं, तो उसका धर्म हमें अच्छा भोजन देना, हमारी देखभाल करना है। लेकिन उसने अपना धर्म छोड़ दिया, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम भी अपना धर्म छोड़ दें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे।
खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। इस तरह से दोनों एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे थे। अरे यह क्या, कोई सांड ढोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। यह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। अर्थात सांड बहुत ताकतवर और बड़ा था। उससे भिड़ने का अर्थ ये था कि दोनों अपनी जान से हाथ धो सकते थे, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आई। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। क्योंकि अब वो सांड उनकी तरफ ही आ रहा था। अब उनका पीछे हटने से भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उनकी जान पर बन आई थी। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। अब हीरा को भी चिंता होने लगी। उसने कहा कि ये घमंड में चूर है, ये हम कोई विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो भी हमारी नहीं सुनेगा, इसलिए हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। अर्थात 9-2-11 होने का अर्थ यहाँ एक मुहावरे का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूं और तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। अब दोनों ने सोचा कि हम यहाँ से भागने की बजाय उसका मिलकर सामना करेंगे। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। अर्थात दोनों को एक होते देखकर वह भी अब घबरा रहा था। उसको भी ऐसा कोई अनुभव नहीं था जिससे वो एक साथ संगठित हुए शत्रुओं से लड़ सके। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी ओर मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। इस तरह से दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को ही मार ही डालूं, अर्थात उस सांड को मैं मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। अर्थात जो शत्रु हार चुका है, जो गिर चुका है, उस पर हमें और हमला नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। यहाँ पर अब दोनों किसानों के हाथ आने वाले थे। हीरा तो खेत से बाहर था, वो निकलकर भाग भी गया, लेकिन अब मोती है वो उन लोगों के हाथ आने वाला था। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। इस तरह से दोनों बैल रखवालों के गिरफ्त में आ गए। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह जगह है जहां पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता था।
दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाकर ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी की एक चिप्पड़ निकल आई। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हीरा एक मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार ही दिया, अर्थात जितना मेरे में जोर था उतना तो मैंने तो लगाया। तुम्हारी तरह हार मानकर तो मैं नहीं खड़ा रहा। जो ऐसा जोर मारना किस काम का, और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से हाथ धोना मुहावरे का प्रयोग किया गया, अर्थात तुम्हें मार दिया जाएगा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती ने हीरा से कहा कि इन सब जानवरों को बचाने के लिए अब मैं भी कुछ प्रयास करता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, अर्थात अपने किसी प्रतियोगिता में अपने सामने किसी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी ताकत से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, अर्थात सभी में जैसे थोड़ी सी जान आ गई। 3 घोड़ियां सरपट भाग निकली, 3 बकरियां, फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अर्थात तो वहां पर बाकी जानवर तो दीवार के टूटते ही भाग गए, लेकिन गधे जो अभी तक वहां पर ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कभी फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। अर्थात गधों को डर लग रहा था, इसलिए वो कहते कि हम तो यहीं पर ही रहेंगे, यहाँ से भागकर कहीं नहीं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, पर मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे तुम इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। अर्थात दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब तो आशीर्वाद देंगे। अर्थात अब मार पड़ती है तो पड़े, लेकिन 9-10 प्राणियों की जान बचा ली है तो उनका तो आशीर्वाद मुझे मिलेगा ही।
यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। अब एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं थे। एक तिनका भी उनको खाने को नहीं दिया गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, अर्थात उनकी हड्डियां निकल आई थी। वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर इनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? अर्थात उन बैलों की अब नीलामी की जा रही थी, लेकिन उन कमजोर बैलों को देखकर कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता था। सहसा एक दड़ियल आदमी, दड़ियल का अर्थ है दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, अर्थात दोनों ने डरती हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा और अपना सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया दिखाते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? अर्थात भगवान ने हमें इस तरह से मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़के के रूप में हमें बचाया, क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, अर्थात उनका शरीर का एक एक अंग है वो कांप रहा था। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब होगी, अर्थात ये वही रास्ता था जो उनके मालिक के घर उन्हें ले जा सकता था। इसलिए उनकी सारी थकान, सारी कमजोरी जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, अर्थात उन्होंने अपना वो कुआं भी पहचान लिया जहां पर वो लोग पुर चलाने के लिए आते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच मतलब अर्थात नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, यहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की तरह कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूँ। अब झूरी और उस दड़ियल में बैलों के लिए झगड़ा होने लगा। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार? ये झूरी ने कहा। थाने जाकर मैं जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल ने उसे थाने की धौंस दिखाई।
मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये झूरी ने उस दड़ियल से कहा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, अर्थात उन दोनों ने मिलकर उस दड़ियल को वहां से भगा दिया। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चूम लिया। इस प्रकार से दोनों बैल अपने घर वापस पहुंच गए और अपने मालिक के साथ वहां प्यार से रहने लगे। इसके साथ ही हमारा जो पाठ है दो बैलों की कथा वो यहीं समाप्त होता है।